Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss Master of Commerce Term and Examination June 2022 and the subject is MCO 021. The previous lecture video में जो पार्ट नंबर 4 था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगी और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम के फ्रेम से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पार्ट नंबर 6 में कवर करेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कि ये वीडियो कैसा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट था उनके बीच में डिफरेंस ये होती क्या है और इनके बीच में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करूं तो ये जो कॉस्ट होती है वो बताती है कि हम एडिशनल यूनिट को कितनी कीमत आ रही है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जिसमें हम सारी की सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है कि कितनी कीमत लग रही है जब मैं एक ऑब्जेक्ट को बना रही हूँ एडिशनल। मान लो 50 जो बॉक्स है उसका एक पैकेज बनता है और फिर मैं एडिशनल 2 यूनिट्स को बना रही हूँ, तो ये जो मैंने एडिशनल 2 यूनिट्स को बनाया है उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सबको मिलाकर। लेकिन वेरिएबल जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो कंसिडर करता है, वो भी एडिशनल यूनिट को ही देखता है। 2 यूनिट्स एडिशनल बनी है लेकिन वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करता है। होपफुली जो मेजर डिफरेंस है इनका आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ कॉस्ट इंक्लूड होती है जैसे कि पावर यूसेज, न्यू प्रोडक्शन लाइन इम्प्लीमेंटेशन, अपग्रेडेड इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन वगैरह क्या है। द कॉस्ट, ये जो कॉस्ट होती है ये डिफरेंट आउटपुट पे डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्रोडक्शन पे। टू वर्क आउट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर एडिशनल यूनिट, आपको ये फॉर्मूले की हेल्प से आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट को निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना यूनिट ऑफ आउटपुट पे, लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को कंसिडर करता है। जैसे कि वेरिएबल में लेबर आएगा, जो वेरी करता है मटेरियल आएगा। फिर उसके बाद अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करना है तो फॉर्मूला होता है फ्यूचर कॉस्ट में से करंट कॉस्ट को माइनस कर दो डिवाइड बाय फ्यूचर यूनिट्स में से करंट यूनिट्स को माइनस कर दो। जैसे टोटल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट है मान लो 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 6 में से 4 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2, फर्स्ट वाला जैसे नील हो जाता है, फिर 2, फिर 8 में से 6 को माइनस कर दो तो ये 2। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? फ्यूचर कॉस्ट में से करंट कॉस्ट को माइनस कर दो, फ्यूचर यूनिट्स में से करंट यूनिट को माइनस कर दो। ये था एक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेफिनेशन। अगर मैं प्रोडक्ट वॉल्यूम की बात करूं तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट वो ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, देन इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस दैम। अगर तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को देखा जाता है कि अगर एडिशनल यूनिट को बनाने का जो भी खर्चा है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, तो उसको हम नहीं बनाते, उस प्रोडक्ट को हम नहीं बनाते। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज़ लोअर देन द प्रोड्यूसिंग यूनिट, प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स में इंक्रीजिंगली प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट बनाने का जो भी यूनिट्स एडिशनल कॉस्ट लग रहा है वो कम है तो फिर हम उस यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उन्होंने बोल रखा है इसीलिए बिज़नेस को बहुत ध्यान से दोनों ही प्रोडक्ट में कंसिडर करना चाहिए। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बोल रखा है? अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट एक्सीड द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो बनाने का भी कॉस्ट जो लग रही है यूनिट्स को वो ज़्यादा है एक्स सेलिंग प्राइस से, तो आपको गेन नहीं होगा। एंड इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिशन, फिर वही बात बोल रखी है इसके अंदर,
प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर प्रोडक्ट वॉल्यूम था, ये प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ठीक है। दोनों में लगभग वो यूनिट की बात कर रहा था, ये प्राइस की बात कर रहे हैं। मार्केट रीच की बात करूं तो मार्केटिंग कॉस्ट में इंक्लूड उसमें स्पेशलाइज्ड मार्केटर, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू सॉफ्टवेयर प्लान्स, इफ़ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रीचिंग एन एडिशनल कस्टमर exceed the expected revenue generated by that customer। मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है, एडिशनल जो यूनिट लग रही है कस्टमर को पहुंचने की, वो जितना उससे रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो या अगर ज़्यादा है, अगर रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो ज़्यादा है तो हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर कम है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट में होता है। प्रोडक्शन चेंजेस इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। हाउ इट चेंजेस ड्यू टू इफेक्ट, सम चेंजेस में इंक्लूड अल्टरिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन लाइन को लेकर के, प्रोड्यूसिंग नंबर को लेके, आउटसोर्सिंग को लेके। इफ़ द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ चेंज्ड मैथड, अगर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जो मेथड चेंज किया है वो ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द यूनिट्स, मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इट कैन टर्न आउट देन इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो लग रही है और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम है तो फिर हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से तो हम उसको कंसिडर करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक, ये मैं अपने एंड से लेके आई हूँ। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझ लो। डिमांड फोरकास्टिंग इज़ नथिंग बट प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल, फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जब हम चेक करते हैं डिमांड को तो हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। इसमें हम बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह करते हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग, वेयर हाउसिंग नीड्स टू रनिंग प्रमोशन एंड मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। डिमांड फोरकास्टिंग मदद करती है बिजनेस को कैलकुलेट करने में, सेल्स निकालने में और रेवेन्यू के बारे में। जो प्रिडिक्शन है वो किसके बेसिस पे करते हैं, हमने जो पास्ट सेल करी है या हमने कोई भी खर्चा किया है, पास्ट में जितनी भी चीज़ें करी हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं। फ्यूचर डिमांड के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं डिमांड को। नाउ अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, कुछ नेसेसरी टाइप्स हैं फोरकास्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के। सबसे पहले प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट, सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद असेस करेंगे प्रोबेबल डिमांड को, फिर फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट मतलब एनालाइज करेंगे, बेटर कंट्रोल, फिर बेटर कंट्रोल के बाद कंट्रोलिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, फिर उसके बाद मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम उसमें एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे, और प्लानिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो ये एक स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं अगर डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिमांड फोरकास्टिंग की डेफिनेशन या डिमांड फोरकास्टिंग के टाइप्स या उसकी टेक्निक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही मेजरली क्लासिफाइड होता है डिटेलिंग के बेसिस पे, टाइम कंसिडर, जैसे कि इन्होंने एक्टिव डिमांड फोरकास्टिंग करा है तो वर्ड से ही समझ आ गया, जहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगी, डे टू डे एनालिसिस देखा जाएगा, मार्केट कैंपेन, मार्केट एनालिसिस, मार्केट की एक्सपेंशन, ठीक है, स्टार्टअप वगैरह की। पैसिव डिमांड एनालिसिस में हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे होता है, डे टू डे एनालिसिस वगैरह नहीं होती। शॉर्ट टर्म डिमांड एनालिसिस के अंदर मतलब हम छोटे पीरियड के लिए देखते हैं, करीबन 3 से 12 महीने तक देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे। लॉन्ग टर्म हम देखते हैं साल 2 साल के बेसिस पे, 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से देखते हैं। एक्सटर्नल मैक्रो फोरकास्टिंग का मतलब जब हम आउटर लुक को लेके चलते हैं, ओवरऑल ट्रेंड को समझते हुए चलते हैं, तो वो एक्सटर्नल मोर मैक्रो फोरकास्टिंग कहलाता है। और इंटरनल बिजनेस फोरकास्टिंग कौन सी होती है, जब हम बिज़नेस को इंटरनली समझते हैं कि बिज़नेस के अंदर फाइनेंसिंग किस तरीके से हो रही है, हमारे हाथ में पैसा कितना है, पर्सोनल कितना अफेक्ट हो रहा है, बेसिकली सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, वो फोरकास्टिंग होती है। डिमांड फोरकास्टिंग के टेक्निक्स में सबसे पहले सर्वे मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड, 2 मेथड आते हैं।
सर्वे मेथड, मार्केट रिसर्च, सर्वे मेथड है, मार्केट रिसर्च मेथड है। मार्केट रिसर्च मेथड एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कंज्यूमर स्पेसिफाई करता है कि इस टाइप से सर्वे होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बेसिस पे होना चाहिए, डेमोग्राफिक डेटा के बेसिस पे होना चाहिए या फ्यूचर मार्केट के बेसिस पे होना चाहिए। तो ये हो गई मार्केट रिसर्च। सेल्स फोर्स ओपिनियन कौन सा मेथड होता है जहाँ पे डेटा को यूज़ किया जाता है सेल्स ग्रुप्स पे, ठीक है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और डिमांड को सेल्स के बेसिस पे जब हम डाटा को कंसीडर करते हैं और ओपिनियन बनाते हैं तो वो आपका कहलाता है सेल्स फोर्स। वेट एक सेकेंड, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये हम आगे चले गए, वेट अ सेकेंड बच्चों, ये सब तो हमने पढ़ लिया ना, शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड भी पढ़ लिया, एक्सटर्नल पढ़ लिया और डिमांड फोरकास्टिंग के टेक्निक्स पे हम पढ़ रहे थे। सेल्स फोर्स ओपिनियन सेल्स के बेसिस पे होता है। फ्रॉम सेल्स ग्रुप्स टू फोरकास्ट डिमांड, सेल्स पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स पीपल होते हैं वो कस्टमर के बेस से जुड़े हुए होते हैं, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर कौन सी चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उन सब चीज़ों का ध्यान सेल्स ग्रुप्स को होता है। डेल्फी मेथड इम्पॉर्टेंट है, डेल्फी मेथड आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। डेल्फी मेथड एक ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अ ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट। डेल्फी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप को पर्सनल एक्सपर्ट, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करती हैं। ईच एक्सपर्ट, वो हर एक एक्सपर्ट बताता है मार्केट नॉलेज के बारे में और वो अपना एक्सपर्ट सारी की सारी चीज़ें बताता है, फोरकास्ट करता है डिमांड को कि आप इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ये प्रोडक्ट फ्यूचर में इतनी यूटिलाइजेशन देने वाला है, इसका स्कोप इस तरीके का, ये होता है डेल्फी मेथड। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे पास्ट फ्यूचर डे टू डे सब के बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। ट्रेंड प्रोजेक्शन वर्ड से समझ आ रहा है, जिसमें बीते कुछ सालों का देखा जाता है कि क्या ट्रेंड चला आ रहा है, कौन से ज़्यादातर 18 से 24 महीनों के बीच का जो डेटा वगैरह है वो देखा जाता है कि ये किस तरीके का चला आ रहा है। बैरोमीटर फोरकास्टिंग टेक्निक ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है क्योंकि आपकी जो सोल की बुक है उसमें इग्नू वाली बुक में दे भी रखा है। बैरोमीटर टेक्निक, डिमांड इज़ फोरकास्टेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। बैरोमेट्रिक जो टेक्निक होती है वो डिमांड उसके बेसिस पे, पास्ट इवेंट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है कि पास्ट में जो चल रहा है तो उससे प्रेजेंट में क्या एनालिसिस होगा। इट इज़ डन बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे कि ये किससे पता चलता है आपकी सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इनकम कितनी है। This method can be implemented even in the absence of past data. For example, suppose the government plan for a large housing project, example दे दिया इन्होंने, गवर्नमेंट को बड़ा सा हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे भी बैरोमीटर फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ होगा। इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग टेक्निक ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। फिर रिग्रेशन इक्वेशन की बात की है तो रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ ओलिगोपॉली की डेफिनेशन और मीनिंग, ये क्वेश्चन नंबर 6 था इसके अंदर। ओलिगोपॉली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती है लेकिन उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है। फिर ओलिगोपॉली की जो मार्केट सिचुएशन होती है वो कंपटीशन होता है उनके कुछ के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ओलिगोपॉली की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फर्म्स नहीं होती, फ्यू फर्म्स होती है लेकिन उनका जो मार्केट शेयर होता है वो ज़्यादा होता है। बैरियर्स ऑफ एंट्री की बात करूं तो अंडर ओलिगोपॉली अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो ओलिगोपॉली में जो फर्म होती हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती हैं लॉन्ग रन के अंदर। देयर आर बैरियर्स, होते हैं बिल्कुल, पेटेंट्स, लाइसेंस, कंट्रोल, कुछ रॉ मटेरियल्स को लेके, इसी बेसिस पे उनकी बैरियर, उनकी रुकावटें होती है एंट्री में। नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बट दे हैव वेरी कंपटीशन रिलेटेड टू द अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पे होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई, सेल्स सर्विस वगैरह हो गई, वारंटी हो गई, लेकिन प्राइस के बेसिस पे इनका कंपटीशन नहीं होता। इंटरडिपेंडेंस की बात करूं तो हाँ, राइवल फर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं,
जिसे कोलिजन वगैरह भी बनाते हैं, जिसे मिल के आउटपुट फ्रेम करते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में एडवर्टाइजिंग वगैरह की जाती है। नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग बिहेवियर, प्राइसिंग बिहेवियर में कोई ऐसा यूनिक पैटर्न नहीं होता जैसे मोनोपोली में होता है, तो बिल्कुल ही फिर वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, मोनोपोली वाला हो जाएगा, जिसमें प्राइस का जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि एक ही प्राइस मेकर होता है वहाँ पे। वाई द प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी क्यों ओलिगोपोली में हम फॉलो करते हैं, तो अगर आप ये ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि किंग डिमांड कर्व मॉडल यहाँ पे फॉलो होता है। फर्म्स स्टिक टू द सेम प्राइस ओवर टाइम लीडिंग टू प्राइस रिजिडिटी, जो फर्म्स होती हैं वो एक ही प्राइस पे लगी रहती हैं काफ़ी टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर वो एक प्राइस को चेंज करेंगी तो राइवलरी फर्म भी फिर उसी प्राइस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को डील करेगी। तो आप ये देखो, अगर डिमांड कर्व को आप देखोगे तो ये इस तरीके से डिमांड कर्व होता है, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, डिमांड कर्व पूरी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, जैसे कि जो डिमांड कर्व है, इवन इफ़ हिज सेल्स इंक्रीजेज, अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसका जो प्रॉफिट होगा वुड बी लेस, वो कम होगा पहले से। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जो पीडी पोर्शन है कर्व का वो पी से कम होता है, लेस इलास्टिक होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वो भी आर भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। देयरफॉर इन बोथ प्राइस रेजिंग, दोनों ही सिचुएशन में प्राइस रेजिंग हो या प्राइस रिड्यूसिंग हो, जो सेलर है उसको लॉस होता है। ही विल स्टिक टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, और वो मार्केट प्राइस के सिचुएशन पे स्टक हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन दोनों ही केसेस में डिफरेंट हो जाती है, प्राइस के बढ़ने और प्राइस के घटने दोनों ही सिचुएशन में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन की बात करी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि सब लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।